चलिए भाई दोस्तों, आइए अब नेक्स्ट पोएम के ऊपर, टू बी और नॉट टू बी बाय विलियम शेक्सपियर। ठीक है दोस्तों, और पहले जो है हम इसके टाइटल के ऊपर बात कर लेते हैं कि इसका टाइटल का मीनिंग क्या है, टू बी और नॉट टू बी। तो टू बी का मतलब, और नॉट टू बी यानी कि ऐसा करूं, और या फिर नॉट टू बी या ऐसा नहीं करूं। टू बी ऐसा किया जाना चाहिए, और नॉट टू बी या ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, या फिर यूं भी कह सकते हैं अपन, ऐसा होना चाहिए या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। अब क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, या फिर ये भी कर सकते हैं, ये भी कह सकते हैं अपन कि भाई टू बी और नॉट टू बी, कि भाई मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये है इसका टाइटल, करूं या ना करूं। अब क्या करने के बारे में सोच रहा है वो, अपनी लाइफ को एंड करने के बारे में सोच रहा है वो, सुसाइड करने के बारे में सोच रहा है वो हैमलेट यहाँ पर। और इसीलिए वो अपने आप से पूछ रहा है टू बी और नॉट टू बी, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अपने आप से ही बड़बड़ाते हुए सवाल पूछ रहा है। और यही तो soliloquy में होता है। soliloquy में क्या होता है, एक व्यक्ति बड़बड़ाते हुए अपने आप से ही खुद से बात करता है जोर जोर से, इसीलिए ये पोएम soliloquy है। तो इसीलिए वो अपने आप से बड़बड़ाते हुए ये सवाल पूछता है, भाई क्या करूं, क्या मुझे अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या करूं या ना करूं, करूं या नहीं करूं या नहीं करूं, टू बी और नॉट टू बी, टू बी और नॉट टू बी। परेशान है, दुखी है। देखो, इस टाइटल से ही आपको उसकी परेशानी का एहसास हो गया होगा कि भाई कितना परेशान है, कि डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, है ना। टू बी और नॉट टू बी। आपकी ज़िंदगी में भी अगर आपको कभी इस प्रकार की परेशानी अनुभव हो, जहाँ पर आप अनिश्चय की सिचुएशन में हो जाए, अनिश्चय की अनसर्टेन सिचुएशन में पहुँच जाओ, अगर जहाँ पे ये क्लियर नहीं हो आपके सामने दैट यू शुड डू दैट और नॉट, तो आप भी ये टाइटल यूज़ कर सकते हो, टू बी और नॉट टू बी। पापा व्हाट टू डू, प्लीज़ टेल मी, टू बी और नॉट टू डू, टू बी और नॉट टू बी, करूं या नहीं करूं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये है बात, टू बी और नॉट टू बी। हैमलेट भी इसी कन्फ्यूजन में है, इसी सवाल को लेकर के परेशान है। वो सोच तो रहा है कि भाई अपनी लाइफ को वो ख़त्म कर ले, सुसाइड कर ले, ताकि सभी प्रकार के दुखों से उसको हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। लेकिन एक और चीज़ जो उसको परेशान करती है वो ये है, क्या पता ज़िंदगी ख़त्म करने के बाद भी एक तो सुकून नहीं मिले, इस बात का भी तो कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए वो जो है परेशान है और दुखी है, और ये सोच रहा है टू बी और नॉट टू बी, भाई अपनी ज़िंदगी को मैं ख़त्म करूं या नहीं करूं, तो करूं या ना करूं। ये है इस टाइटल का मीनिंग। ठीक है, देखिए मीनिंग्स लिखिए। पहले सबसे पहले देखिए, टू बी को अंडरलाइन करके लिखिए, टू लिव, रहना, जिंदा रहना, जिंदगी जीना, टू लिव। और नॉट टू बी, नॉट टू लिव, टू बी, टू लिव, जिंदा रहना, जिंदगी जीना, और नॉट टू बी, नॉट टू लिव, या जिंदा नहीं रहना। पहले तो लिखना टू लिव और फिर लिखना नॉट टू लिव। इसके नीचे आइए, वेदर, आगे लिखा हुआ है टिस, ये इट इज है, इट इज कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है टिस, इट इज। नॉबलर को अंडरलाइन करके लिखिए, इट इज नॉबलर को अंडरलाइन करके लिखिए, इट इज द मार्क ऑफ नोबल माइंड। नॉबलर इन द माइंड पूरा अंडरलाइन कर लीजिए, नॉबलर इन द माइंड, और पीछे साइड में लिख लीजिए, इट इज द मार्क ऑफ नोबल माइंड, इट इज द मार्क ऑफ नोबल माइंड, इट इज द मार्क ऑफ नोबल माइंड। आगे लिखा हुआ है टू सफर मीन्स पीड़ित होना, इट इज द मार्क ऑफ नोबल माइंड टू सफर, पीड़ित होना। इसके नीचे आइए, स्लिंग्स एंड एरोज पूरा अंडरलाइन कर लीजिए, स्लिंग्स एंड एरोज पूरा अंडरलाइन करके लिखिए, दुख या परेशानियां। स्लिंग्स एंड एरोज पूरा अंडरलाइन करके लिख लीजिएगा, दुख या परेशानियां। आगे लिखा हुआ है आउटरेजियस, अंडरलाइन करके लिखिए, क्रूल, निर्दय, आउटरेजियस,
क्रूल निर्दय, फॉर्च्यून भाग्य, आउटरेजियस क्रूल निर्दय, फॉर्च्यून भाग्य। नीचे आइए, टेक आर्म्स हथियार उठाना, टू टेक आर्म्स हथियार उठाना, टू टेक आर्म्स हथियार उठाना। अगेंस्ट खिलाफ, किसके खिलाफ? अ सी ऑफ ट्रबल्स, ट्रबल्स परेशानियां, ट्रबल्स परेशानियां। नीचे आइए, ऑपोज, ऑपोजिंग लिखा हुआ है, ऑपोजिंग, ऑपोज, ऑपोज से बना है ऑपोज। मेन जो वर्ड है हेड वर्ड वो है ऑपोज, ऑपोज मतलब विरोध करना, ऑपोज विरोध करना। एंड समाप्त करना, एंड समाप्त करना। नीचे वाली लाइन में आइए, नो मोर, नो मोर पूरे फ्रेज को अंडरलाइन कर लीजिए और अंडरलाइन करके लिखिए, टू डाई टू स्लीप। इसके ऊपर वाली लाइन में देखो, लास्ट में लिखा हुआ है टू डाई टू स्लीप और फिर आगे लिखा हुआ है नो मोर, लिखा हुआ है ना, टू डाई टू स्लीप, फिर नीचे लिखा हुआ है नो मोर। तो टू डाई टू स्लीप यहां से अंडरलाइन कीजिए नो मोर तक, पूरा नो मोर तक, और इसका मीनिंग लिख लीजिए, डेथ इज नथिंग मोर देन अ स्लीप, डेथ इज नथिंग मोर देन अ स्लीप, डेथ इज नथिंग मोर देन अ स्लीप, नींद, डेथ इज नथिंग मोर देन अ स्लीप। इसी लाइन में आगे लिखा हुआ है टू से, टू से, टू से यानी टू अश्योर, टू से को अंडरलाइन करके लिख लीजिए, टू अश्योर विश्वास दिलाना, टू से विश्वास दिलाना। एंड समाप्त करना। नीचे आइए, हार्ट एक, हार्ट एक, हार्ट का मतलब दिल, एक का मतलब दर्द, दिल का दर्द, कहते हैं ना अपन हार्ट अटैक आया है उनको, हार्ट एक, तो दिल का दर्द, दिल का दर्द मतलब यहां पे है, सिंबलाइज कर रहा है किसको? दुख को, परेशानियों को। भाई दिल कब दुखता है? जब कोई परेशानी आती है तब दुखता है। तो हार्ट एक, हार्ट एक का मतलब यहां पर है दुख, परेशानी, तकलीफ। आगे लिखा हुआ है 1000 नेचुरल शॉक्स, नेचुरल शॉक, शॉक्स को अंडरलाइन करके लिखिए, ट्रबल्स परेशानियां, ट्रबल्स परेशानियां। नीचे आइए, फ्लैश इज एयर टू, फ्लैश इज एयर टू पूरा अंडरलाइन कर लीजिए, फ्लैश इज एयर टू, जिसमें फ्लैश का मतलब है मास, मास यहां पे सिंबलाइज कर रहा है मनुष्य को, और एयर का मतलब होता है क्या? उत्तराधिकारी। तो फ्लैश इज एयर टू पूरा अंडरलाइन करके लिख लीजिएगा, मनुष्य के लिए सामान्य, कॉमन फॉर अ ह्यूमन बीइंग, मनुष्य के लिए सामान्य, मनुष्य के लिए सामान्य। आगे लिखा हुआ है कंज्यूमेशन, ये टेस्ट लिखा हुआ है, ये इट इज है, इट इज, इट इज अ कंज्यूमेशन, कंज्यूमेशन को अंडरलाइन करके लिखिए, कंक्लूजन निष्कर्ष, कंज्यूमेशन कंक्लूजन निष्कर्ष। इसके नीचे आइए, डिवोटली टू बी विश्ड पूरा अंडरलाइन करके लिख लीजिए, फॉर विच वी मे प्रे, डिवोटली टू बी विश्ड, डिवोटली टू बी विश्ड पूरा अंडरलाइन करके लिख लीजिए, फॉर विच जिसके लिए, वी मे प्रे हम प्रार्थना करें, फॉर विच वी मे MAY प्रे, फॉर विच वी मे प्रे, फॉर विच वी मे प्रे, फॉर विच वी मे प्रे। टू डाई टू स्लीप, टू स्लीप इसके नीचे वाली लाइन में आइए, परचांस, परचांस को अंडरलाइन करके लिखिए, परहैप्स शायद, परचांस परहैप्स शायद। इसी लाइन में आगे लिखा हुआ है, देयर इज द रब, रब को अंडरलाइन करके लिखिए, डिफिकल्टी, रब डिफिकल्टी कठिनाई, परेशानी। इसके बाद में इसके सेकंड नंबर की लाइन पर आइए, शफल्ड ऑफ, व्हेन वी हैव शफल्ड ऑफ, मिली, शफल्ड ऑफ को अंडरलाइन करके लिखिए, थ्रो ऑफ,
फेंक देना, थ्रो ऑफ, फेंक देना, मॉर्टल, मॉर्टल नश्वर, मॉर्टल नश्वर, मॉर्टल कोइल, मॉर्टल कोइल, मॉर्टल का मतलब नश्वर। अब पूरा मॉर्टल कोइल को अंडरलाइन करके लिखिए, जीवन के, जीवन के आनंद, जीवन के आनंद या टर्मोइल ऑफ लाइफ भी यहाँ पर हो सकता है। टर्मोइल ऑफ लाइफ, जो जीवन के संघर्ष वगैरह होते हैं, जीवन के जो आनंद वगैरह होते हैं, जीवन के जो संघर्ष होते हैं, वो इसका मीनिंग है। जीवन के टर्मोइल ऑफ लाइफ, जीवन के संघर्ष या जीवन के आनंद, मॉर्टल कोइल। इसके नीचे है मस्ट गिव, गिव के बाद में क्या लिखा हुआ है, अस कर लो इसको, अस, यूएस, अस, मस्ट गिव अस, अस कर लेना इसको, यूएस, अस। पोज, पोज का मतलब रुकना, ठहराओ। आगे लिखा हुआ है इसी लाइन में, देयर इज द रिस्पेक्ट, तो रिस्पेक्ट को अंडरलाइन करके लिखिए, कंसीडरेशन, सोच विचार। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट को अंडरलाइन करके लिखिए, कंसीडरेशन, सोच विचार, कंसीडरेशन, सोच विचार। इसके नीचे वाली लाइन में आइए, दैट मेक्स कैलेमिटी, कैलेमिटी मतलब आपदा, विपत्ति, कैलेमिटी, आपदा या विपत्ति, हाँ मुसीबत, आपदा, विपत्ति, मुसीबत एक ही बात है। इसके नीचे आइए, फोर, क्योंकि, फोर, क्योंकि, हु वुड बेयर, बेयर सहन करना, हु वुड बेयर सहन करना, द विप्स एंड स्कोन्स ऑफ टाइम, विप्स एंड स्कोन्स, पूरा फ्रेज अंडरलाइन करके लिख लीजिए, दुख, परेशानियां, विप्स एंड स्कोन्स, पूरा अंडरलाइन करके लिख लीजिए, परेशानियां या दुख। इसके नीचे आइए, ऑपरेसर, ऑपरेसर अत्याचारी, अत्याचार करने वाला, ऑपरेसर अत्याचारी या अत्याचार करने वाला। रॉन्ग, रॉन्ग का मतलब गलत, गलत करना, रॉन्ग। आगे लिखा हुआ है द प्राउड, द प्राउड मतलब घमंडी, द प्राउड, घमंडी। आगे लिखा हुआ है कंट्यूमली, कंट्यूमली को अंडरलाइन करके लिखिए, एरोगेंस, कंट्यूमली, एरोगेंस, घमंड, एरोगेंस, घमंड। इसके नीचे है पैंग्स, पैंग्स का मतलब भी दुख, पैंग्स, दुख, तकलीफ। डेस्पाइज्ड लिखा हुआ है, डेस्पाइज्ड मतलब अपमानित, डिसग्रेसफुल, अपमानित। लव यानी प्रेम। द लॉज डिले आगे लिखा हुआ है, द लॉज डिले, लॉज डिले, डिले का मतलब देर होना होता है, लॉज डिले, कानून का देर होना। अब इसका मतलब नहीं, ये मत लिखना, लॉज डिले, ये तो शाब्दिक अर्थ बता रहा हूं मैं, यहां पर इसका मीनिंग है न्याय मिलने में देरी होना। लॉज डिले, न्याय मिलने में देरी होना, न्याय मिलने में देरी होना। चलिए भाई करते हैं स्टार्ट हमारी पोएम टू बी और नॉट टू बी। ठीक है, मीनिंग्स लिख लिए हैं और अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, टू बी और नॉट टू बी, जो कि एक soliloquy का एग्जाम्पल है, हेमलेट के द्वारा बोली गई soliloquy है, विलियम शेक्सपियर का प्ले हेमलेट जो है वहाँ से इसको लिया गया है, एक्ट 3 के फर्स्ट सीन से, जिसमें हमें हेमलेट के माइंड की कंडीशन और जितना वो एजिटेटेड है, जितना वो परेशान है, जितना वो इरिटेटेड है, ऐसी कंडीशन जो है यहाँ पर अपने को दिखाई दे रही है कि भाई हेमलेट जो है अपनी लाइफ में जितने भी जो टर्मोइल्स चल रहे हैं, जितने भी जो परेशानियां, जो तकलीफ़ें, जो अफ्लिक्शंस हैं, उनकी वजह से इतना ज़्यादा दुखी है, इतना ज़्यादा परेशान है कि वो ये नहीं डिसाइड कर पा रहा है कि भाई उसे सुसाइड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है वो उन सारी परेशानियों की वजह से, इतना दुखी हो जाता है कि उसके पास सुसाइड करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है।
तो ये थॉट उसके माइंड में बार बार आता है कि भाई इस तरह से दुखों या तकलीफ़ों से ज़िंदगी भर परेशान रहने से तो अच्छा है कि एक बार एक झटके में सुसाइड कर लो ताकि पूरी ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाए। लेकिन यहाँ पर एक और बात उसे परेशान करती है इस पोइट्री में कि भाई मरने के बाद क्या इस बात की गारंटी है कि मरने के बाद उसकी लाइफ में सुकून आ जाएगा। तो यही बात भाई, एक तो ज़िंदगी में जो परेशानियां चल रही है उनकी वजह से तो वो परेशान है ही सही, लेकिन मरने के बाद उसको सुकून मिल जाएगा, यानी मरने के बाद उसकी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएगी, इस बात की क्या गारंटी। तो इसी वजह से वो सुसाइड भी जो करने के बारे में सोच रहा है ना, तो उसके बारे में भी वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मुझे ऐसा करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए इस पोइट्री का टाइटल है टू बी और नॉट टू बी। इस सली लखवी का टाइटल है टू बी और नॉट टू बी, है ना, कि भाई मैं ऐसा करूं या ना करूं, है ना। देखिए, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। यानी अब सली लखवी का एग्जाम्पल है तो मैंने आपको बता दिया था, सली लखवी अपने आप से ही ज़ोर ज़ोर से बड़बड़ा करके की जाने वाली बात होती है जब व्यक्ति एक स्टेज पर अकेला होता है, क्योंकि ड्रामेटिक डिवाइस होती है ये, है ना। तो वो अपने आप से ही बात करते हुए हैमलेट यहाँ पर कहता है टू बी और नॉट टू बी, कि भाई मैं ज़िंदा रहूं या मर जाऊं, यानी कि मुझे ज़िंदा रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, दैट इज़ द क्वेश्चन। यही उसके मन में सबसे बड़ा सवाल है अभी, जो उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है कि भाई मुझे अपना जीवन ख़त्म कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यानी कि ज़िंदा रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। यही एक सवाल है जो उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune। आगे वो ये कहता है कि क्या एक अच्छे व्यक्ति की निशानी ये होती है, it is the mark of a noble mind, whether it is nobler means whether it is a mark of a noble mind। क्या एक जो उच्च गुणों वाला जो व्यक्ति होता है, क्या उसकी निशानी ये होती है क्या टू सफ़र, कि वो पीड़ित होता रहे, द स्लिंग्स एंड एरोज ऑफ आउटरेजियस फॉर्च्यून, कि उसका जो निर्दय भाग्य है, उसका निर्दय भाग्य उसके जीवन में किस प्रकार से दुख ही दुख भर देता है, या उसका भाग्य निर्दय होने के कारण उस व्यक्ति को जो इतना परेशान होना पड़ता है, इतने तकलीफ़ों को झेलना पड़ता है, तो उन तकलीफ़ों से पीड़ित होता रहना, क्या यही गुणवान व्यक्ति की निशानी है क्या। भाई एक गुणवान व्यक्ति क्या वही है जो अपने जीवन में आने वाली अनेक प्रकार की परिस्थितियां, अनेक प्रकार के दुख तकलीफ़ों को झेलता रहे, उनसे सफ़र होता रहे, पीड़ित होता रहे और कुछ भी ना बोले, चुपचाप उनको सहन करता रहे, क्या ये गुणवान मनुष्य की निशानी है। और आगे वो कहता है, या फिर गुणवान व्यक्ति वो है who take arms against a sea of troubles and by opposing end them। या फिर एक अच्छा गुणवान व्यक्ति वो होता है जो इन कठिनाइयों के समंदर के आगे शस्त्र उठा लेता है, हथियार उठा लेता है और उनका विरोध करके उन्हें समाप्त कर देता है। क्या होता है एक गुणवान मनुष्य, कैसा होता है एक अच्छा मनुष्य, कैसा होता है, क्या पहचान होती है उस गुणवान मनुष्य की। तो मुझे भी उस गुणवान मनुष्य के हिसाब से ही काम करना चाहिए क्या। भाई एक अच्छा व्यक्ति वही है क्या। भाई दो पॉसिबिलिटीज़ बताइए उसने कि भाई एक अच्छा मनुष्य, एक वर्चुअस पर्सन कौन होता है। वो जो अपनी लाइफ में जो उसका भाग्य, अब परेशानियां आ रही है आपकी लाइफ में तो इसका मतलब आपका भाग्य कैसा है, खराब है। यही तो बोलते हैं हम कि भाई हमारा भाग्य बड़ा निर्दय है, बड़ा आउटरेजियस है, जो हमें इतनी सारी तकलीफ़ें अनुभव करा रहा है, इतनी सारी परेशानियां हमारी ज़िंदगी में आ रही है। इसका मतलब हमारा भाग्य अच्छा नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति सुखी है उसका भाग्य अच्छा है। तो क्या एक अच्छा व्यक्ति वो है जो अपनी ज़िंदगी में आने वाली अनेक प्रकार की परिस्थितियों को चुपचाप पीड़ित होता रहे, चुपचाप उनको सहन करता रहे, या फिर एक गुणवान व्यक्ति वो है जो इन सारी परेशानियों के समंदर के आगे हथियार उठा करके खड़ा हो जाए और विरोध करके उन्हें समाप्त कर दे। कौन है एक गुणवान मनुष्य। यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। तो रिटोरिकल फिगर ऑफ स्पीच जो है, रिटोरिकल क्वेश्चन का ये एग्जाम्पल है ना। ये फर्स्ट पोएम में भी आया था, मैंने बताया था आपको, आइस एंड फायर में भी वहाँ पर 3 रिटोरिकल क्वेश्चंस वहाँ पर उन्होंने पूछे थे। और रिटोरिकल क्वेश्चन एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें पोएट
कोई क्वेश्चन करता तो है, क्वेश्चन रेज तो करता है अपनी ऑडियंस के सामने, लेकिन उसका आंसर वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता है, क्योंकि समवेयर द आंसर इज ऑलरेडी हिडन इन द क्वेश्चन, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका आंसर उस क्वेश्चन में ही कहीं छिपा होता है, उसके अर्थ में, उसके मीनिंग में ही कहीं छिपा होता है। दैट इज कॉल्ड द रिटोरिकल क्वेश्चन फिगर ऑफ स्पीच। ये होती है रिटोरिकल क्वेश्चन फिगर ऑफ स्पीच। तो यहाँ पर भी विलियम शेक्सपियर ने एक रिटोरिकल क्वेश्चन फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हुए ये सवाल किया है कि भाई एक अच्छा नोबलर पर्सन, एक नोबल पर्सन कौन होता है? वो जो अपने जीवन में आने वाली परेशानियों को चुपचाप सहन करता रहे, उनसे पीड़ित होता रहे, या वो जो उन परेशानियों के समंदर के आगे हथियार उठा करके खड़ा हो जाए लड़ने के लिए और उनका विरोध करके उन्हें समाप्त कर दे, उन्हें खत्म कर दे? कौन है एक अच्छा मनुष्य? कैसा होता है एक अच्छा मनुष्य? तो हैमलेट भी यहाँ पर अपने आप से बड़बड़ाते हुए, बात करते हुए अपने आप से ये सवाल पूछता है कि भाई मुझे क्या करना चाहिए? एक अच्छे मनुष्य की निशानी क्या होती है? भाई एक अच्छा मनुष्य इन सारी परेशानियों से पीड़ित होता रहता है या इनका विद्रोह करना शुरू कर देता है और इन्हें खत्म कर देता है? तो जैसा एक अच्छा मनुष्य करता है वही मुझे करना चाहिए, क्योंकि उसकी जिंदगी में भी अनेक प्रकार की परेशानियां, दुख, तकलीफ से घिरा हुआ है वो। आगे वो कहता है टू डाई टू स्लीप, मरना तो जो है सोने के समान होता है। भाई उसके अंदर सुसाइड वाले थॉट्स चल रहे हैं ना, भाई मुझे क्या करना चाहिए? दो ही ऑप्शंस हैं, या तो चुपचाप इन परेशानियों को सहन करते रहो या फिर इनका विरोध करो और इन्हें समाप्त कर दो, इनके खिलाफ लड़ाई छेड़ दो, या फिर दो ही काम बचते हैं। या फिर एक और रास्ता है कि भाई मर जाओ, मरने वाला रास्ता, ये तीसरा थॉट है। भाई या तो चुपचाप सहन करते रहो, या दूसरा थॉट ये है कि इनके खिलाफ जंग छेड़ो, इन्हें खत्म कर दो, अपनी परेशानियों को जो भी आपकी जिंदगी में है। या फिर एक और तीसरा थॉट जो उसके दिमाग में आता है वो है मरने का, कि भाई एक और रास्ता है, अगर ये दोनों ही काम आप नहीं कर पा रहे हो तो इससे अच्छा मर जाओ। और टू डाई टू स्लीप, और मरना सोने के समान ही होता है, क्योंकि जब हम सो जाते हैं तो वो वैसी ही कंडीशन होती है जिस कंडीशन में व्यक्ति मर चुका होता है। तो यहाँ पर डेथ को स्लीप के जैसा बताया है। भाई मरना किसके समान है? सोने के समान ही तो है। मतलब स्लीप और डेथ दोनों समान हो गई। सोना मरने के समान और मरना सोने के समान, दोनों कॉमन चीज़ें हो गई यहाँ पर, दोनों को लाइकन कर दिया यहाँ पर। मरना किसके समान है? सोने के समान है। तो टू डाई टू स्लीप नो मोर, तो अगर मरना यदि सोने के समान है तो फिर तो डेथ इज नथिंग मोर देन अ स्लीप, तो फिर मृत्यु तो क्या है? निद्रा से ज़्यादा इसका कोई अस्तित्व तो नहीं है। फिर तो इसका मतलब अगर मरना सोने के समान है, टू डाई, भाई तीसरा विचार आया है। भाई या तो ये दोनों विचार को अपना सकता है वो, भाई या तो लड़ाई कर लो, अपनी परेशानियों के आगे हथियार उठा करके खड़े हो जाओ, इनको समाप्त कर दो, या फिर चुपचाप सहन करते रहो जो परेशानियाँ उसकी ज़िंदगी में चल रही है। या फिर एक तीसरा रास्ता और है, मर जाओ, और मरना तो सोने के समान ही होता है। और यदि मरना सोने के समान है तो फिर तो डेथ इज़ नथिंग मोर देन अ स्लीप, तो फिर तो मृत्यु सोने से ज़्यादा या निद्रा से ज़्यादा इसका कोई अस्तित्व नहीं है। भाई अगर मरना सोने के समान है तो फिर ये मृत्यु क्या हुई? निद्रा ही तो हुई। इससे ज़्यादा इसका अस्तित्व कोई नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं है। आगे वो कहता है एंड बाय अ स्लीप, और आगे वो ये कहता है कि मान लीजिए अगर हम मर भी जाते हैं, यानी कि सो भी जाते हैं अगर, एंड टू से वी एंड, और यदि हम सो भी जाते हैं यानी कि मर भी जाते हैं, क्योंकि मरना सोने के समान बताया ना उन्होंने, तो इसीलिए वो कहते हैं कि भाई मान लीजिए अगर हम मर भी जाते हैं या सो भी जाते हैं, टू से, तो क्या हम अपने आप को ये विश्वास दिला सकते हैं, ये अश्योर कर सकते हैं दैट वी एंड, कि हम उन सारी समस्याओं को समाप्त कर देंगे। भाई ये तीसरा रास्ता है जिससे आप अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हो। लेकिन क्या मरने के बाद भी आप अपने आप को ये भरोसा दिला सकते हो कि आपकी मरने के बाद सारी परेशानी आपकी समाप्त हो जाएगी क्या? तो ये तीन रास्तों पर, ये तीन चीज़ों पर, ये तीन डिवाइसेस के ऊपर वो कंसीडर कर रहा है कि इनमें तीनों में से कौन सा रास्ता मुझे अपनाना चाहिए जिनसे मेरी जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाए।
तो क्या मरना सोने के समान है अगर, तो क्या अगर हम मर भी जाएंगे, यानी कि अगर हम सो भी जाएं, तो क्या उनकी वजह से हमारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी? क्या हम अपने आप को ये विश्वास दिला सकते हैं, भरोसा दिला सकते हैं? आगे वो क्या कहता है देखिए, क्या किन को खत्म कर देंगे हम? द हार्ट एक, द 1000 नेचुरल शॉक्स दैट फ्लेश इज एयर टू। किन को समाप्त कर देंगे हम? कि अनेक प्रकार के जो दिल का दर्द है, हार्ट अटैक यानी अनेक प्रकार के जो दिल में दुख होते हैं इंसान की ज़िंदगी में, अनेक प्रकार के उसके मन में अनेक प्रकार की टेंशन चलती रहती है, एंग्जाइटीज चलती रहती है ना, अनेक प्रकार के दुख समस्याएं ज़िंदगी भर जो है उसका साथ नहीं छोड़ती है। तो ये जो हमारे हार्ट अटैक्स हैं, ये कई हज़ारों जो प्राकृतिक जो ट्रबल्स है, जो नेचुरल ट्रबल्स है, जो प्राकृतिक जो समस्याएं हैं, नेचुरली जो जैसे आए दिन व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई समस्या आती रहती है, इसने ऐसा बोल दिया, उसने मेरे बारे में ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा कर दिया, वो तो ये सोच रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। तो इस प्रकार की न जाने कितनी ही प्रकार की जो समस्याएं हैं, 1000 इस प्रकार की, हज़ारों जो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं, दैट फ्लेश इज एयर टू, जो मनुष्य के लिए बिल्कुल सामान्य है। यानी कि ये इस प्रकार की ना नेचुरल प्रॉब्लम्स, कॉमन प्रॉब्लम्स, इस प्रकार की सामान्य समस्याएं हैं एक व्यक्ति के लिए ये। तो क्या सोने के माध्यम से या मरना सोने के समान है ना? तो यदि मान लीजिए अगर हम सो भी गए, यानी कि अगर मर भी गए, तो क्या हम अपने आप को ये विश्वास दिला सकते हैं कि ये सारे प्रकार के जो दुख हैं, ये सारी जो समस्याएं हैं, ये हज़ारों प्रकार की व्यक्ति के जीवन में जो समस्याएं हैं, क्या हम उनको समाप्त कर सकते हैं क्या? अगर सो भी जाएं तो क्या हम अपने आप को भरोसा दिला करके ये कह सकते हैं कि भाई हाँ, इन सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा अगर आप सो जाओगे, मर जाओगे तो? ये कह रहा है वो। कंफ्यूजन वाली सिचुएशन है, मतलब देख लो, डिसाइड नहीं कर पा रहा है। इसीलिए तो पोएम का टाइटल क्या है? टू बी और नॉट टू बी, करूं या नहीं करूं, है ना? क्या मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या मरना चाहिए या नहीं मरना चाहिए? जिंदा रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये समझ नहीं आ रहा उसको, कंफ्यूजन की स्थिति में है वो। तो 3 रास्तों पर कंसिडरेशन कर चुका है वो। आगे देखिए क्या कहता है वो, इट इज अ कंज्यूमेशन डिवोटली टू बी विश्ड। और इस जीवन का यही कंक्लूजन है, इस जीवन का यही निष्कर्ष है क्या? कि इंसान की ज़िंदगी में कई प्रकार की समस्याएं चलती रहती है, कई प्रकार की, हज़ारों प्रकार की समस्याएं जो है उसके लिए सामान्य सी बात है। अगर वो इस दुनिया में आया है, अगर इस दुनिया में एक सामाजिक प्राणी के तौर पर अगर रह रहा है, तो ये तो सामान्य सी चीज़ें हैं उसके लिए कि भाई उसके सामने तो समस्याएं आएंगी ही आएंगी, समस्याओं का सामना तो उसे करना ही पड़ेगा। इट इज़ अ कंज्यूमेशन, ये जो है एक निष्कर्ष है, डिवोटली टू बी विश्ड, जिससे व्यक्ति जो है प्रे कर सकता है, जिसे व्यक्ति मान सकता है, जिसके लिए व्यक्ति मना सकता है अपने आप को कि भाई हाँ, इसको तो मतलब आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा, इसको तो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। यही निष्कर्ष है जीवन का। जीवन का दूसरा नाम ही समस्या है, लाइफ का दूसरा नेम ही प्रॉब्लम है, जिंदगी का दूसरा नाम ही चैलेंज है। तो आपको जो है इसको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, इसको तो मानना ही पड़ेगा, यही निष्कर्ष है जीवन का। लेकिन मान लीजिए टू डाई टू स्लीप, लेकिन मान लीजिए अगर आप मर जाते हो, अगर मरना क्योंकि सोने के समान है, यानी कि अगर सो जाते हो, अगर मान लीजिए आप अगर मर गए, यानी कि अगर आप सो गए, नींद में सो गए अगर, है ना, तो टू स्लीप, लेकिन सो जाए, सो भी जाए अगर, तो क्या सो जाए? मरना क्योंकि सोने के समान बताया ना उसने, तो क्या फिर सो जाए? भाई अगर सोने से सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है तो फिर क्या सो जाएं, यानी कि मर जाएं? क्या जिंदगी खत्म कर लूं क्या मैं फिर अपनी? लेकिन आगे एक और समस्या आती है उसके जीवन में, यानी तीसरा रास्ता चूज करने में भी वो हर्डल बन रही है, यहां पर बाधा बन रही है। 2 रास्ते तो उसने पहले डिसाइड कर लिए, मतलब उनको कंसीडर कर लिया, उनके ऊपर उसने विचार नहीं किया, उनको तो साइड में कर दिया कि भाई ये 2 तो काम मैं कर ही नहीं पाऊंगा, सहन भी नहीं करना है मेरे को, और इनका मैं मुकाबला भी नहीं कर सकता, लड़ाई भी नहीं कर सकता। तो फिर क्या मर जाऊं, सो जाऊं? लेकिन सोने के बाद क्या होगा आगे देखो। तो फिर क्या सो जाऊं, क्वेश्चन मार्क है। तो फिर क्या सो जाऊं, यानी कि अपनी जिंदगी खत्म कर लूं? परचांस टू ड्रीम
हो सकता है अगर मैं इस मृत्यु की नींद में सो भी जाऊं तो हो सकता है शायद मैं कोई सपना देखना शुरू कर दूं, क्योंकि नींद में तो व्यक्ति सपना देखता है ना। जब हमें नींद आ जाती है तो व्यक्ति सपना देखता है, सपने आते हैं और कई बार डरावने सपने भी आ जाते हैं जो हमें डरा देते हैं, हमें बेचैन कर देते हैं। तो वो अपने आप से ही कह रहा है तो फिर क्या मैं सो जाऊं? भाई सोने से अगर सारी समस्या समाप्त हो जाएगी तो फिर मैं क्या सो जाऊं? परचांस टू ड्रीम, हो सकता है शायद अगर मैं मृत्यु की इस नींद में सो जाऊं तो शायद मैं सपना देखना शुरू कर दूं, शायद कोई सपना मुझे आ जाए उस नींद में, उस मृत्यु की उस नींद में। और ये भी बड़े दुख की बात है, ये एक इंटरजेक्शन है, एक्सप्रेशन है ये। अरे लेकिन ये भी तो बड़े दुख की बात है, अगर सपना आ गया, देयर इज द रब, इसमें भी बहुत बड़ी समस्या है, डिफिकल्टी है। देयर इज द रब, मान लीजिए अगर मृत्यु की नींद में मैं सो भी गया तो इसमें भी एक बहुत बड़ी समस्या है, इसमें भी एक बहुत बड़ी कठिनाई है। और कठिनाई क्या है? देखिए, क्योंकि इन दैट स्लीप ऑफ डेथ, क्योंकि मृत्यु की उस निद्रा में व्हाट ड्रीम्स में कम, न जाने किस प्रकार के सपने मुझे आएंगे, इस बात की भी तो गारंटी नहीं है। जिस तरह से जब व्यक्ति सो जाता है तो कई बार उसको अच्छे सपने भी आते हैं, है ना। हो सकता है कई बार आप अनेक प्रकार की एक्ट्रेसेस, एक्टर्स जो भी आपको पसंद हो उनके सपने देख रहे हो, है ना, उनके साथ घूमने जा रहे हो, जो हकीकत में तो पॉसिबल नहीं है लेकिन सपने में तो पॉसिबल हो सकता है ना। हो सकता है रणबीर कपूर के साथ आपकी डेट चल रही हो सकता है अनुष्का शर्मा के साथ आप डेट पे जा रहे हो, सपने में तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो हो सकता है अच्छे सपने आए, लेकिन हो सकता है कई बार भूतों, चुड़ैलों, है ना, इनके भी सपने आ जाते हैं, राक्षसों के सपने आ जाते हैं, जिससे व्यक्ति बेचैन हो जाता है, डर जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये भी तो नहीं कह सकते ना कि भाई नींद में अगर आप सो जाओगे तो पता नहीं किस प्रकार का सपना देखने को मिलेगा। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है, नींद में सपना आने का सिंबल यहाँ पर यह है कि अगर मान लीजिए अगर मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म भी कर लूँ तो इस बात की क्या गारंटी है कि मरने के बाद मुझे सुकून प्राप्त हो जाएगा, मरने के बाद मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, इस बात की क्या गारंटी है। तो नींद में सो जाना और उसके बाद सपना देखना, ये यहाँ पर सिंबल के रूप में यूज हुआ है। किस बात का सिंबल है? सिंबल इस बात का है कि भाई अगर मान लीजिए मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म भी कर लूँ तो उसके बाद भी अगर मुझे दुख मिले तो इस बात की क्या गारंटी। मान लो अगर मैं मर भी जाऊं और मरने के बाद और मुझे जितना अभी यहाँ पर है उससे ज़्यादा अगर दुख मिल जाए तो फिर मेरा मरना तो व्यर्थ हो जाएगा ना, ज़िंदगी जीना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा फिर। क्योंकि अभी मान लो अभी अगर 20% है और वहाँ पे जाकर के मरने के बाद अगर 50% हो गए तो फिर क्या मतलब है मरने का। तो हो सकता है मरने के बाद या नींद में जब मैं सपना देखूं, हो सकता है जब मैं मृत्यु की उस नींद में सो जाऊं तो हो सकता है सपना आए और सपने में पता नहीं किस प्रकार का सपना आए, यानी कि मरने के बाद क्या पता किस प्रकार के दुख मुझे झेलने को मिले। तो ये सिंबल है यहाँ पर, है ना, नींद में सो जाना और उसके बाद सपना आना, ये सिंबलाइज कर रहा है यहाँ पर। यानी कि मर जाऊं और मरने के बाद क्या पता आगे का जीवन कैसा हो मेरा, मरने के बाद का जीवन कैसा हो मेरा, ये भी तो मैं कह नहीं सकता ना। तो मरने में भी डिफिकल्टी है, इस रास्ते को चूज करने में भी डिफिकल्टी है। 4 इन दैट स्लीप ऑफ डेथ व्हाट ड्रीम्स में कम, क्योंकि उस मृत्यु की उस नींद में न जाने किस प्रकार के सपने मुझे देखने को मिले, ये इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। आगे वो क्या कहता है देखिए, When we have shuffled off this mortal coil, और आखिरकार जब हम इस नश्वर जीवन को पूरी तरह से त्याग देते हैं, when we have shuffled off, फेंक देना, त्याग देना, जब हम इस नश्वर शरीर को पूरी तरह से त्याग देते हैं, यानी कि जब व्यक्ति अपने जीवन का त्याग कर देता है, जब व्यक्ति मर जाता है, जब उसके सारे आनंद, सारी परेशानियां वो पीछे छोड़ करके उस शरीर को खत्म कर देता है, मस्ट गिव अस पॉज, तो ऐसा करने से पहले उसे निश्चित रूप से थोड़ा रुकना चाहिए। यानी ऐसा भी नहीं कि आपने तुरंत जो है डिसाइड किया और मर गए, ये लो खत्म, सारी परेशानियों से छुटकारा पा लिया, नहीं, पहले थोड़ा रुको,
जल्दबाजी में डिसीजन मत लो। मस्ट गिव अस पोज, हमें ऐसा कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। वी मस्ट गिव अस पोज, हमें थोड़ा रुकना चाहिए। बिकॉज देयर इज द रेस्पेक्ट, क्योंकि इस बात में भी एक प्रकार का सोच विचार है, यानी कि रुक करके हमें क्या करना चाहिए, सोच विचार करना चाहिए, कंसिडरेशन करना चाहिए। और कंसिडरेशन यानी सोच विचार किस बात के ऊपर, कि अभी का जीवन आपका कैसा है और मरने का जो आप सोच रहे हो, मरने का जो आप प्लान बना रहे हो, तो मरने के बाद का जीवन आपका कैसा होगा। यानी कि जो सोने के बारे में सोच रहे हो ना आप, तो सोने के बाद सपना कैसा आएगा, वो सपना कैसा होगा, पहले उसके बारे में भी विचार कर लीजिए थोड़ा रुक करके। जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो इसका मतलब समझदार तो है वो। इस बात से हमें हेमलेट के कैरेक्टर की एक विशेषता समझ में आती है कि समझदार तो है वो, जो सोच विचार करके निर्णय लेना चाहता है, जल्दबाजी में निर्णय नहीं करना चाहता है वो। तो वो यही कह रहा है कि भाई थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक करके जो है थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सोच विचार लो। क्योंकि जो सोने के बारे में आप सोच रहे हो, तो पहले ये सोच लो कि भाई सोने के बाद किस प्रकार का सपना आपको आए। यानी कि जो आप मरने का प्लान बना रहे हो ना, तो मरने के बाद आपका जीवन कैसा हो, मरने के बाद क्या आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी क्या, मरने के बाद जिस असीम सुख को आप प्राप्त करना चाहते हो, क्या वो सुख आपको मिल जाएगा क्या। थोड़ा सोच विचार कर लो, ऐसा करना चाहिए हमें। दैट मेक्स कैलेमिटी ऑफ सो लॉन्ग लाइफ। लेकिन इस प्रकार का सोच विचार जब व्यक्ति करता है, तो वो अपने इस लंबे चौड़े जीवन को भी और मुसीबतों से भर देता है, बहुत प्रकार की परेशानियों से भर देता है। यानी ये सोच विचार करने से भी उसको चिंता उसकी ख़त्म नहीं होती है। ये सोच विचार जब वो करता है तो उसकी परेशानी और बढ़ जाती है, और ये जो समस्या है, समस्याओं से भरा हुआ जो जीवन है, ये और दुखदायी जो है उसको प्रतीत होना शुरू हो जाता है। क्यों? अब सोच विचार करोगे तो आपकी समस्याएं खत्म क्यों नहीं होंगी? सोच विचार करोगे तो आपकी परेशानियां खत्म इसलिए नहीं होंगी क्योंकि भाई यार, या तो तेरे को मरना है तो तुरंत खत्म कर और मर। क्योंकि अगर तू यहाँ पे सोच विचार करना शुरू कर देगा, तो भाई तेरे को ये लगना शुरू हो जाएगा कि पता नहीं बाद की लाइफ कैसी हो। अभी ज़िंदगी में दुख है, क्या पता बाद में दुख और बढ़ जाए तो आ गई ना प्रॉब्लम। तो या तो एक झटके में अपने आप को ख़त्म कर ले, और अगर सोच विचार करने लग गया तो ये सोच विचार में भी तेरी परेशानी और बढ़ेगी। यानी जीवन की जो आपदा है, जीवन की जो विपत्ति है, उस लंबे चौड़े जीवन की विपत्ति को और बढ़ा देगी ये सोच विचार। और जब व्यक्ति सोच विचार करेगा तो फिर दो चीज़ें उसको समझ में आएगी, दो बातें उसको दिखाई देगी कि भाई ज़िंदगी में ये जो ज़िंदगी चल रही है, प्रेजेंट जो लाइफ है, इसमें तो सारी प्रॉब्लम चल ही रही है, लेकिन मान लो अगर मैंने मेरी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया, मान लो अगर मैंने मेरी लाइफ ख़त्म कर ली, तो मरने के बाद पता नहीं मरने के बाद का जीवन कैसा हो। क्या पता वो जीवन इस वाले जीवन से भी ज़्यादा बदतर हुआ तो आगे ना प्रॉब्लम। दैट मैक्स कैलेमिटी ऑफ सो लॉन्ग लाइफ। यानी ये सोच विचार भी, इस सोच विचार हमें रुकना तो चाहिए, कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोच विचार तो करना चाहिए, लेकिन ये सोच विचार भी जो है हमारे उन परेशानियों को और बढ़ा देता है। हमारे उस लंबे चौड़े जीवन के जो दुख दर्द हैं, जो परेशानियां हैं, उनको और ज़्यादा जो है आगे बढ़ा देता है, और ज़्यादा उनको जो है एक्सटेंड कर देता है, और ज़्यादा उनको जो है वृद्धि कर देता है उन परेशानियों में। और कैसे होती है वृद्धि उसकी परेशानियों में, देखिए मीनिंग्स लिख लिए थे क्या? यहाँ से 2-4 लाइंस के लिखे हुए थे, यहाँ से केवल 2-3 लाइंस के लिखे हुए हैं। लिखो मीनिंग्स, आगे लिख लो। पूरी पोएम के नहीं लिखे हैं, मतलब मीनिंग अपन ने, तो पूरी पोएम के लिख लो एक बार आगे। पैंग्स ऑफ डेस्पाइज लव द लॉज डिले, यहाँ तक लिखा है बस हमने, है ना। द लॉज डिले यहाँ तक लिखा है सिर्फ, द लॉज डिले, न्याय मिलने में देरी होना। इसके नीचे है द इंसोलेंस, इंसोलेंस बदतमीजी, बदतमीजी। और पूरा इंसोलेंस जो ऑफिस, इंसोलेंस ऑफ ऑफिस जो लिखा हुआ है, इस पूरे फ्रेज का मतलब हो जाएगा इंसोलेंस ऑफ ऑफिस, मतलब जो उस समय उसके जो अंकल वहाँ के जो किंग थे, तो उनके मिनिस्टर्स का जो डिसडेनफुल ट्रीटमेंट था, जो मिसबिहेवियर था हेमलेट के प्रति, वो है इसका मीनिंग, मिसबिहेवियर ऑफ मिनिस्टर्स।
जो उसके राजा के दरबार में जो जितने भी जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो मिनिस्टर्स वगैरह थे, जो उसके दरबारी थे, उनका मिसबिहेवियर या उनका डिसडेनफुल बिहेवियर, ये है इंसोलेंस ऑफ ऑफिस। ऑफिस में कौन होता है? कर्मचारी। तो कर्मचारियों की बदतमीजी, कर्मचारियों की बदतमीजी मतलब कर्मचारियों का बुरा व्यवहार, बुरा बर्ताव, ये है द इंसोलेंस ऑफ ऑफिस। आगे लिखा हुआ है एंड स्पर्न्स, स्पर्न्स को अंडरलाइन करके लिखिए इंसल्ट, इंसल्ट, हाँ इंसल्ट, इंसल्ट मतलब एग्जैक्टली इसके नीचे आ जाइए, पेशेंट मेरिट लिखा हुआ है, पेशेंट मेरिट, पेशेंट मेरिट को अंडरलाइन करके लिख लीजिए पीड़ित गुणवान मनुष्य, पीड़ित गुणवान मनुष्य, एगनाइज्ड वर्चुअस पर्सन, पीड़ित गुणवान मनुष्य, ऑफ द अनवर्दी, अनवर्दी मतलब अयोग्य, अनवर्दी अयोग्य, when he himself might his quietus, quietus, quietus को अंडरलाइन करके लिखिए लाइफ्स एंड, क्विटस, क्विटस मतलब जिंदगी समाप्त कर देना, क्विट कर देना, जिंदगी को खत्म कर देना, लाइफ्स एंड। इसके नीचे आइए बेयर बॉडकिन, बेयर बॉडकिन को अंडरलाइन करके लिखिए अ स्मॉल डेगर, अ स्मॉल डेगर, डेगर मतलब छुरा, अ स्मॉल डेगर एक छोटा छुरा, अ स्मॉल डेगर छुरा। आगे लिखा हुआ है फाडल्स, फाडल को अंडरलाइन करके लिखिए बोझ, फाडल बोझ, बेयर सहन करना, उठाना, बेयर सहन करना, उठाना। नीचे वाली लाइन पर आइए ग्रंट कराहना, ग्रंट ग्रोन करना, कराहना। आगे लिखा हुआ है स्वेट, स्वेट का मतलब पसीना आना होता है, लेकिन यहां पर है परेशान होना। वेरी थका देने वाली, वेरी लाइफ थका देने वाला जीवन, वेरी लाइफ थका देने वाला जीवन। नीचे वाली लाइन पर आइए ड्रेड भय, डर, भय डर। इसके नीचे वाली लाइन में है अनडिस्कवर्ड कंट्री, अनडिस्कवर्ड अननोन, अनडिस्कवर्ड अननोन जिसके बारे में कोई जानकारी ना हो, कंट्री देश। फ्रॉम हुज बोन, बोन, बोन को अंडरलाइन करके लिखिए बाउंड्रीज सीमाएं, बोन बाउंड्रीज सीमाएं। ट्रैवलर यात्री। आगे लिखा हुआ है पजल्स द विल, पजल्स द विल, पजल पजल्स द विल पूरा अंडरलाइन करके लिखिए वीकन्स द विल पावर। पजल, पजल कर देना मतलब वीकन कर देना, कमजोर कर देना। और विल, विल का मतलब विल पावर, हमारी इच्छा शक्ति। पजल, पजल करना वैसे परेशान करना होता है, लेकिन यहां पर है वीकन कर देना, कमजोर कर देना, कमजोर कर देना। विल, विल मतलब विल पावर, इच्छा शक्ति। इसके नीचे है मेक्स अस, मेक्स, मेक्स को अंडरलाइन करके लिखिए मजबूर करना, मेक, मेक को अंडरलाइन करके लिखिए मजबूर करना। बेयर सहन करना, बेयर सहन करना। दोज इल्स, इल्स लिखा हुआ है, इल्स को अंडरलाइन करके लिखिए बुराइयां, बुराइयां। इसके नीचे है फ्लाई, फ्लाई को अंडरलाइन करके लिखिए चले जाना, फ्लाई, फ्लाई का मतलब उड़ जाना, लेकिन यहां पर हम कहेंगे पोइट्री के हिसाब से जो मीनिंग निकलेगा। देखो एक बात ये भी ध्यान रखना आप, जो मीनिंग्स आते हैं ना, तो पोइट्री में
ज़रूरी नहीं जिस वर्ड का मीनिंग जो होता हो वही मीनिंग यहाँ पर वर्क करे। यहाँ पर उसका लाइन के हिसाब से मीनिंग निकाला जाता है। पोइट्री का मीनिंग क्या चल रहा है, पोइट्री में पोइट किस बात को कह रहा है, पोइट्री में क्या सिचुएशन चल रही है, तो सिचुएशन के हिसाब से वर्ड्स का मीनिंग निकाला जाता है पोइट्री में। तो इसीलिए पोइट्री में आप ये ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते हो कि इसका मीनिंग तो ये होता है, ठीक है ना। तो मैंने आपको समझा ही दिया था, पोइट्री का एक ही रूल है कि पोइट्री का कोई रूल नहीं है ना। ये बात ध्यान रखिएगा। फ्लाई का मतलब यहाँ पर चले जाना है। आगे लिखा हुआ है टू के आगे दर्स लिखा हुआ है, दर्स, इसको अदर्स कर लो, ओ लगा लो उसके आगे, अदर्स, 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 इसको अंडरलाइन करके लिखिए, दूसरा देश, अदर्स, दूसरा देश। वो जो अनडिस्कवर्ड कंट्री आया था ना ऊपर, अननोन कंट्री, वो है यहां पर इसका रेफरेंस। अदर्स का मतलब वो अनडिस्कवर्ड कंट्री, वो अननोन कंट्री, दूसरा अननोन कंट्री। इसके नीचे आइए, 10 इस प्रकार, 10 मीन्स इस प्रकार। कंसाइंस, कंसाइंस का मतलब होता है हमारी जो विवेक होती है, हमारी जो बुद्धिमत्ता होती है वो, लेकिन यहां पर कंसाइंस का मतलब है अत्यधिक सोच विचार करना, डीपर कंसीडरेशन, गहनता से सोच विचार करना, अत्यधिक सोच विचार करना। मेक, बनाना, मेक, बनाना। कावर्ड, डरपोक, कावर्ड, डरपोक। अगले पेज पर आइए, कावर्ड, डरपोक। आगे लिखा हुआ है एंड दस द नेटिव ह्यू, नेटिव ह्यू को अंडरलाइन करके लिखिए, नेचुरल इफेक्ट, नेटिव ह्यू, नेटिव ह्यू को अंडरलाइन करके लिखिए, नेचुरल इफेक्ट, प्राकृतिक प्रभाव या स्वाभाविक प्रभाव। रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन मतलब दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय या दृढ़ संकल्प। सिकल्ड, सिकल्ड, सिकल्ड को अंडरलाइन करके लिखिए, कमजोर पड़ जाना, वीकन हो जाना, कमजोर पड़ जाना। आगे लिखा हुआ है पेल कास्ट, पीली छाया, पेल कास्ट, पेल पीली, कास्ट छाया, पेल कास्ट पीली छाया। थॉट, विचार। इसके नीचे आइए एंटरप्राइजेज, एंटरप्राइजेज ऑफ ग्रेट पिच एंड मोमेंट। एंटरप्राइजेज, एंटरप्राइज को अंडरलाइन करके लिखिए, अच्छे कार्य, एंटरप्राइजेज अच्छे कार्य। ग्रेट पिच एंड मोमेंट, इसको अंडरलाइन करके लिखिए, महत्वपूर्ण। ग्रेट पिच एंड मोमेंट, ग्रेट पिच एंड मोमेंट, महत्वपूर्ण अच्छे कार्य, ये हो जाएगा इसका मीनिंग, ग्रेट पिच एंड मोमेंट। इसके नीचे वाली लाइन में आइए, विद दिस रिगार्ड, विद दिस रिगार्ड पूरा अंडरलाइन करके लिख लीजिए, इन दिस वे यानी इस प्रकार, इन दिस रिगार्ड इसका मीनिंग हो जाएगा इन दिस वे, इस तरीके से या इस प्रकार से। देयर करंट्स, करंट्स को अंडरलाइन करके लिखिए, प्रवाह, करंट, करंट मीन्स प्रवाह, बहाव। टर्न परिवर्तित हो जाता है, टर्न ओरी, टर्न ओरी पूरा ही लिख लो आप, ऐसा करो, टर्न ओरी, टर्न ओरी पूरा अंडरलाइन करके लिख लीजिए। टर्न असाइड, एक तरफ कर देना, टर्न ओरी एक तरफ कर देना या एक साइड कर देना। इसके नीचे आइए, लूज द नेम ऑफ एक्शन, लूज द नेम ऑफ एक्शन पूरा अंडरलाइन करके लिख लीजिए, कार्य का नहीं हो पाना। लूज द नेम ऑफ एक्शन, कार्य का नहीं हो पाना, कार्य का नहीं हो पाना। चलिए अब आते हैं आगे। मीनिंग्स लिख लिए हैं, तो आधा
हाफ पोएम कंप्लीट भी है, बाकी फिर कल करेंगे, फिर आज टाइम हो गया ऑलमोस्ट।